नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा शर्मा दिव्य निरपेक्ष चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। अपनी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर श्रीमती संतोष शर्मा के निर्देशानुसार एक बार पुनः आप लोगों के एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हुए BSTC फर्स्ट ईयर की छात्राएं ध्यान दें कि ये आप लोगों के सिलेबस सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, एक और बात मैं BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो ये व्हाट्सएप पे चर्चाएं कर रहे हैं कि ये मैम तो हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, इनका वीडियो कैसे देखें, ये हमको हमारे लिए कैसे वीडियो बना सकते हैं, इन्होंने तो कभी हमें पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसी फालतू की गॉसिप ना करें और अपने उद्देश्य पर ध्यान दें, क्योंकि सबल परिवार आप लोगों को ये नहीं सिखाता कि कौन सी मैम पढ़ाती है और कौन सी नहीं पढ़ाती है। ठीक है, सबल परिवार आपको आपके विचार सबल बनाता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि सबल परिवार का कोई भी स्टाफ मेंबर किसी भी कार्य को कर सकता है, इसलिए ये फालतू की चर्चाएं ना करें और अपने उद्देश्य पर ध्यान दें और आप लोगों के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है उसमें आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। आज अपना टॉपिक है संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, इसकी अवधारणा और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो। ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाता है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक छोटा लेके ही हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं और आप लोग उसे देखें और बताएं, अपना कमेंट करें कि कैसा पड़ा है। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा उत्साह आए कि हम लोग जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो कितना सफल है, मतलब कितने पानी में हम हैं। आप चाहे तो उसे लाइक करें चाहे अनलाइक करें, पर पता तो हमें लगेगा कि हम कितने पानी में। तो आप लोग चाहे जैसा भी करें लेकिन कमेंट जरूर करें। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, पूरा टॉपिक लिख रही हूँ, अभी जो करा रही हूँ वो अर्थ व तकनीक, ये आपका टॉपिक है। तो आज अपन करते हैं संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है? अगर मैं कहूं कि आप और मैं अभी क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना, तो संप्रेषण का अर्थ जो होता है वो 2 शब्दों से बना हुआ है, सम प्लस प्रेषण। ठीक है, सम का अर्थ क्या होता है? समान रूप से। क्या होता है? समान रूप से। और प्रेषण का अर्थ क्या होता है? आगे भेजना। यानी कि अगर मैं इसको पूरी तरह से बताऊं कि सम प्लस प्रेषण यानी कि समान रूप से आगे भेजना, तो इसको पूरी तरह से अब आप जोड़ के क्या बोलेंगे कि कोई भी सूचना या विचार जो समान रूप से आगे भेजी जाती है। आज अगर मेरी जो सूचना है वो आप लोगों तक जा रही है, समान रूप से जा रही है, तो वो क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। संप्रेषण का जो अर्थ है, संप्रेषण शब्द आया कहाँ से? पहले वो वाली बात करते हैं कि संप्रेषण शब्द आया कहाँ से। संप्रेषण शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, संप्रेषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? संप्रेषण को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन। अंग्रेजी में कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से आया है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं संप्रेषण को? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से आया है, जिसका अर्थ होता है, इस कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? टू शेयर या टू एक्सचेंज। टू शेयर या टू एक्सचेंज, ये अर्थ होता है। ठीक है, संप्रेषण शिक्षा के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संप्रेषण के बिना ना तो शिक्षा संभव है और ना ही शिक्षण संभव है। कैसे? मान लीजिए
कि आज अगर आप में और हमारे में यानी कि स्टूडेंट में और टीचर में जब वार्ता ही नहीं होगी, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? सिंपल सा आप लोग मान के चले, संप्रेषण का मतलब होता है आपका मेरे से बात करना, या आपका अपने मम्मी पापा से बात करना, आपका अपने फ्रेंड से बात करना, या आपका जो है किसी और व्यक्ति से बात करना, ये सब क्या है? ये संप्रेषण है। यानी कि आपका और मेरा जब विचारों का आदान प्रदान होगा तो वो क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। सीधी सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ। अब संप्रेषण के बिना संप्रेषण होगा ही नहीं तो शिक्षा कैसे संभव हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो संप्रेषण का आधार है शिक्षा की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? संप्रेषण को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संप्रेषण में क्या होता है कि दो व्यक्ति जब आपस में अपने विचार जो हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण में व्यक्ति अपने तथ्यों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यानी कि आज मैं मेरे विचार जो है, मैं जो समझा रही हूँ वो मेरे विचार है, मेरे तथ्य हैं। आप कितना उस चीज को समझ रहे हो, आप कितना उस चीज के प्रति अपनी भावनाएं रख रहे हो, वो आपके विचार है। तो आपका और मेरा विचार जो है, मैंने आपको कोई विचार दिया, आपने उसे ग्रहण किया, ठीक है, वापिस से आपने मुझे जब जवाब दिया तो वो क्या हुआ? संप्रेषण। यानी आपके और मेरे बीच में कुछ अंतःक्रिया हो रही है, उस अंतःक्रिया का नाम होता है संप्रेषण। क्लियर हुआ कि संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण जो होता है वो एक तरफा नहीं होता। संप्रेषण कभी भी एक तरफा नहीं होता। क्या आप खुद से ही बातें कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आप खुद से तो इंसान अकेला तो बातें करेगा नहीं, बातें करने के लिए भी उसे एक व्यक्ति की जरूरत होगी। तो संप्रेषण ये जरूरी नहीं है कि आप अकेले करें। संप्रेषण के लिए कम से कम जरूरी है 2 व्यक्ति होना, और अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। संप्रेषण 2 व्यक्तियों के लिए मुख्यतः होना चाहिए कि मुख्यतः इसके लिए कितने व्यक्ति हो? द्विपक्षीय वार्ता हो, यानी कि आपकी मेरी या आपकी और मेरी, मेरी आपकी भी हो सकती है और आपकी मेरी भी हो सकती है। आपके अपने फ्रेंड से हो रही है तो आप और फ्रेंड 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं तो आप 2 व्यक्ति हो गए। ये 2 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है और ज्यादा व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है। इसलिए व्यक्ति जब अपने तथ्यों, विचारों, भावनाओं को, अनुभवों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अग्रसित करता है, जैसे कि अभी आपने अर्थ में देखा था आगे भेजना, जब आप उसको आगे भेजते हैं और दूसरा व्यक्ति उस चीज को समझता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि संप्रेषण कैसे पूरा होगा, आप मुझे बताएं कि संप्रेषण कैसे पूरा होगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपको संप्रेषण का अर्थ समझ में आया या नहीं आया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संप्रेषण का अर्थ सिर्फ विचारों, भावनाओं और तथ्यों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है कि समझना। क्या होता है? समझना। यानी कि मैंने जो विचार दिए, मैंने जो अपने तथ्य दिए, मैंने जो मेरी भावनाएं रखी, दूसरा व्यक्ति भी, ठीक है, आज मेरे जो विचार हैं या मैंने जो तथ्य दिए, मैंने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, ठीक है, जिस रूप में मैंने रखी है, जिस वे में रख रही हूं मैं, ठीक है, मेरा वे क्या है, उस चीज को आप समझे कि मेरा विचार, मेरे तथ्य, मेरी भावनाएं जो है वो किस वे में है, और आप लोग भी उसी वे में समझें। उसी वे में जब आप समझते हैं, उसी वे में विचार, तथ्य, भावनाओं को समझना, यानी कि जिस वे में एक पक्ष बोल रहा है उस वे को समझना। मेन बात क्या होती है? 2 पक्षीय वार्ताएं होनी जरूरी नहीं है। उस वार्ता में मेन मकसद क्या होता है कि उस चीज को समझना कि आप किस वे में मैंने बोला। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब कंपनियां होती है वो अपने जो है प्रोडक्ट पर ऐसे हल्का हल्का सा बारकोड करती है। आप लोगों को वो बारकोड समझ में नहीं आता कि यार ये लिखा क्या होगा, ठीक है, लेकिन कंपनियां तो जानती है ना कि वो बारकोड क्यों लिखा गया है, उसका मीनिंग क्या है। क्यों? क्योंकि वो उनके
पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप लोग ये समझें कि किस पर्पस से किस बात को कहा जा रहा है, सामने वाला उसी मकसद से उसी विचारों को समझे, वो कहलाता है संप्रेषण। ठीक है, अर्थ और अवधारणा के संबंध में जो आप लोगों ने अभी समझा, उसके लिए एक श्रीमान थे डॉक्टर लॉसवेल। कौन थे? डॉक्टर लॉसवेल। डॉक्टर लॉसवेल का कथन था, अपने एक श्रीमान है डॉक्टर लॉसवेल, उन्होंने कहा कि किसने किसको कब क्या कहा और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज बताती है संप्रेषण। तो डॉक्टर लॉसवेल ने क्या कहा कि किसने किसको कब क्या कहा और उसका क्या प्रभाव हुआ, इस चीज पे ध्यान दें कि उसका क्या प्रभाव हुआ, वो चीज बताती है संप्रेषण। अब चलते हैं संप्रेषण की परिभाषा की ओर। अर्थ और अवधारणा को समझने के बाद अब समझते हैं परिभाषाएं। ठीक है, परिभाषाएं न्यूमैन समर के अनुसार, न्यूमैन समर ने क्या कहा कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। क्या है कि आप अपने फैक्ट, अपने व्यूज, अपनी फीलिंग्स जो आप शेयर करते हैं, आपने क्या पढ़ा था जब आपने शुरू में इसका अर्थ पढ़ा था संप्रेषण, प्रेषण में क्या पढ़ा था? आगे भेजना। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? आप भेज रहे थे, जब भी तो सामने वाला देगा, आप कुछ देंगे तभी तो रिटर्न में कुछ आएगा। तो आदान प्रदान की प्रक्रिया है किसकी? आपके जो फैक्ट हैं, आपके जो व्यू हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, वो सारी चीजें किस में आती है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। पहले ही मैं उदाहरण में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि संप्रेषण के लिए दो व्यक्ति होना जरूरी है, लेकिन दो से ज्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके बाद तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। तो न्यूमैन समर ने क्या कहा कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अभिमतों, भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। ठीक है, इसी तरह जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी कहते हैं कि संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है, संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की प्रक्रिया है जब तक ये साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती, यानी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है आपके विचार। ठीक है, आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? सामान्य संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। संप्रेषण एक क्रिया नहीं है, क्या है? प्रक्रिया है। क्रिया एक अलग चीज होती है, क्रिया का मतलब होता है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है। प्रक्रिया कब होगी? जब उसका कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया में आप अंतर समझे कि क्रिया जो है वो सिर्फ की जाती है और प्रक्रिया में क्या होता है कि उसका रेस्पॉन्स भी आता है, तब वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया बन जाती है। क्रिया में रेस्पॉन्स की कोई जगह नहीं होती, इसलिए अपन क्या कहते हैं कि संप्रेषण एक क्रिया नहीं है, क्या है? एक प्रक्रिया है। इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है और ये जो प्रक्रिया होती है वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, क्रियाशील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, क्रियाशील होनी चाहिए, निरंतर। ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली बात, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष क्या निकालेंगे आप लोग? निष्कर्ष कि ये क्रिया नहीं है, बल्कि प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए होते हैं। ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो है आवश्यकता होती है। और ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अपन ने कहा ना कि ये
क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, क्रियाशील होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण, क्रियाशील, निरंतर, निरंतर करने वाली होनी चाहिए, निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये उपरोक्त परिभाषाओं का निष्कर्ष है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि परिभाषा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसका आप निष्कर्ष लिखते हैं। ठीक है, अब जब अपना अर्थ हो गया, अवधारणा हो गई, परिभाषा हो गई, तो अपन चलते हैं कि ये जो संप्रेषण है इसकी प्रक्रिया क्या होती है, मतलब किस प्रोसेस के हिसाब से ये अपना काम करता है। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं, एक प्रेषक और एक प्रेषित। प्रेषक कौन होता है? प्रेषक कौन होता है? प्रेषक होता है भेजने वाला। ठीक है, प्रेषित कौन होता है? प्रेषित होता है प्राप्त करने वाला। ये 2 आधार पर ही आपकी ये प्रक्रिया टिकी हुई है। यानी कि यहाँ पे प्रेषक है, ठीक है, प्रक्रिया किस हिसाब से चलती है वो लोग आप देख लें। ये प्रेषक है, ठीक है। इसने क्या किया कि इनके जो विचार थे, इसने अपने विचार, तथ्य, अपनी भावनाएं, जो भी चीज है, ठीक है, वो क्या की आगे चल रही, भेजने के लिए आगे भेजी। संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए प्रेषक क्या करेगा, किस माध्यम से भेज रहा है। आज अगर आप अपने जो विचार है वो किस माध्यम से भेज रहे हैं, वो वाली बात है। ठीक है, माध्यम। उसके बाद आपने कौन सा अपना चैनल काम में लिया है। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है, पूरा जब आप कॉपी में बनाएंगे या एग्जाम में बनाएंगे तो पूरा एक ही लाइन में बनाएं। चैनल के बाद क्या होगा, ये जो इसने अपने विचार, तथ्य, भावनाएं जो प्रेषक ने भेजी हैं वो प्रेषित के पास पहुंची या प्राप्तकर्ता करने, या भेजी तो किसको प्राप्त हुई, प्राप्तकर्ता को। अब मुझे ये बताएं कि प्रेषक ने जब अपनी जो विचार, तथ्य, भावनाएं भेजी और प्राप्तकर्ता को विचार, तथ्य, भावनाएं मिल भी गई। ठीक है, उसने जो फीलिंग शेयर की, जो भी करा वो उसको मिल भी गया, तो क्या संप्रेषण पूरा हो गया? नहीं हुआ। यही चीज आपको सीखनी है कि संप्रेषण की प्रक्रिया कब पूरी होती है। संप्रेषण सिर्फ बातें करने का बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ से भेजा और उसने प्राप्त कर लिया। संप्रेषण कब पूरा होता है कि जब ये प्राप्त करता इस संदेश को प्राप्त करके अपना फीडबैक देता है। क्या देगा? फीडबैक देगा। और वही फीडबैक जब इस प्रेषक के पास पहुंचेगा, किस माध्यम से, जिस माध्यम से इसने दिया है, माध्यम ये ही यूज करेगा, कौन? प्राप्तकर्ता, तब जाके ये पूरी होगी। तो आप लोग ध्यान दें कि संप्रेषण के लिए सिर्फ विचार या तथ्य या भावनाएं सामने वाले तक पहुंचा देना ही जरूरी नहीं है। सामने वाला उसी माध्यम से, जिस माध्यम से आपकी बातें आई हैं, उसी माध्यम से जब उस चीज का फीडबैक देता है, तो सबसे जरूरी चीज क्या हुई संप्रेषण में?
फीडबैक का होना, कि जब प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करके अपना फीडबैक वापस प्रेषक को भेजता है तो वो कहलाती है संप्रेषण की प्रक्रिया, और तभी संप्रेषण की प्रक्रिया जो है पूरी मानी जाती है। अब आती है संप्रेषण की आवश्यकताएं क्या होती है। संप्रेषण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संप्रेषण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्या एक टीचर मूक दर्शक बन के या मूकबंदी बन के क्लास में खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। क्या एक स्टूडेंट जो है वो मूक दर्शक बन के उनकी बातें सुन सकता है? कुछ भी ना बोले 35 मिनट के वीडियो में या 35 मिनट की जो आपके पीरियड लगते हैं क्लास में, उसमें कुछ भी ना बोले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो संप्रेषण की आवश्यकता तो थी शिक्षा में कि जब तक एक व्यक्ति अपने विचार नहीं रखेगा, अगर आज मैंने कुछ पढ़ाया और तुम लोग अपनी जिज्ञासा उस पर जागृत नहीं करोगे या तुम लोग क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे तो वो संप्रेषण हुआ ही नहीं। तो संप्रेषण जरूरी था शिक्षा के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक शिक्षार्थी के लिए, एक शिक्षण की प्रक्रिया के लिए संप्रेषण का होना आवश्यक था। इसलिए संप्रेषण जो है वो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आवश्यकता क्यों थी? कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या है? संप्रेषण है। और सूचनाओं का आदान प्रदान किससे हो सकता है? विचारों से। जब आप लोग आदान प्रदान कैसे करेंगे? बोल कर ही तो करेंगे, लिख कर ही तो करेंगे, माध्यम कुछ भी हो। अभी प्रक्रिया में आपने देखा कि एक माध्यम का होना जरूरी है, एक चैनल का होना जरूरी है। तो वो माध्यम और वो चैनल जो आदान प्रदान कर रहा है उसी से ही तो संप्रेषण होगा, और जब वो होगा तो वो शिक्षा के लिए जरूरी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब दो व्यक्ति आपस में अध्ययन के लिए बैठे हो तो दोनों चुप रहकर जो है संकेतों के माध्यम से पढ़ाई करवा सके, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो संप्रेषण, चाहे आप अपने फ्रेंड से ही बातें कर रहे हो तो आप उनको भी जो है संकेतों के माध्यम से कितनी देर बातें करोगे? आपको भी अपना जो है बोलना तो पड़ेगा, विचारों को आदान प्रदान तो करना पड़ेगा। तो वही चीज है कि आप किस माध्यम से कर रहे हैं। आज अपने फ्रेंड को आप फोन लगा के भी बातें कर सकते हैं, वो भी एक माध्यम हो सकता है। वो सारी चीजें अपन तकनीक में पढ़ेंगे। अभी संप्रेषण के लिए आप लोग समझिए कि एक माध्यम का होना जरूरी है, चैनल का होना जरूरी है। सबसे जरूरी बात प्रक्रिया में कि जब तक प्राप्तकर्ता उसका फीडबैक नहीं देगा, मतलब वापस जवाब, फीडबैक का मतलब होता है वापस जवाब देना। जब तक प्राप्तकर्ता वापस जवाब नहीं देगा, उसी माध्यम से, जिस माध्यम से प्रेषक ने भेजी है बात को, उसी माध्यम से देना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात समझना कि जैसा वो समझाना चाह रहा है आपने तथ्य ने वैसा ही समझा हो। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस विचार, तथ्य या भावना को प्रेषक ने लिखा है, जिस माध्यम से भेजा है, आप भी उसी माध्यम से भेजें, लेकिन उसी चीज को समझे कि उसने किस भावना से उस चीज को भेजा है। ये संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा करवा दी आपको, अवधारणा करवा दी, प्रक्रिया करवा दी। आगे की अपन बातें कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो जो है अपलोड नहीं होता। धन्यवाद।